बड़ी देर के बाद अपने पख्तूनख्वा के वकला से मुझे बात करने का मौका मिला है, तो मैं चाहता हूं ज़रा थोड़ी सी आज खामोशी, ताकि मेरा जो मुल्क एक फैसला कुन वक्त पे खड़ा है, एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान का। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप बड़े गौर से मेरी बात सुनें, क्योंकि आपका, लीगल फ्रेटर्निटी का, वकला का और हमारी अदलिया का इस वक्त इस मुल्क को बचाने के लिए बहुत अहम रोल है। और इसलिए मैं आज आपके पास ख़ास तौर पे आया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपने सबको, जो मैं अभी आपके सामने बातें करूंगा, आपने इसको जिहाद समझना है, क्योंकि ये जंग है आपकी, इस कौम की हकीकी आज़ादी की। हमने इस वक्त सही माने में इस वक्त का मुकाबला ना किया जो हमारे ऊपर बैरूनी साजिश के तहत जो हमारे ऊपर आ गया है। तो मैं आज आप सबको और वकला को ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अल्लाह हमें जज करेगा कि जिसको भी जो अल्लाह देता है उसी के ऊपर आपका इम्तिहान होगा। एक गरीब आदमी का, एक जो कि सिर्फ सारा दिन कमा के अपने बीवी बच्चों के पेट पालता है, उसका बड़ा हमारे मुकाबले में कम इम्तिहान है। जितना पैसे वाला आदमी होता है उसका ज़्यादा इम्तिहान है। और इस मुल्क में जज और हमारे वकला का, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, आपका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो मैं इसलिए आज आपके पास आया था कि आपको पहले तो आगाह करूं। ज़्यादातर आपको अंदाज़ा है कि किधर पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको शुरू इधर से करता हूं कि मैंने 18 साल की उम्र में मैं इंग्लैंड गया क्रिकेट खेलने के लिए। फिर मैंने पढ़ाई की, फिर यूनिवर्सिटी की, और फिर मैं वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था। गर्मियाँ उधर गुजारता था, सर्दियाँ पाकिस्तान। तो मैंने उनका सिस्टम बड़े करीब से देखा है। और हमारा ये जो सिस्टम बनाया गया है, जो हमने अपना सिस्टम अंग्रेज़ों से अपनाया, जब हमने ग़ुलामी की पाकिस्तान में तो 100 साल ग़ुलामी थी, हिंदुस्तान में 200 साल ग़ुलामी थी। तो वो अपना निज़ाम छोड़ के चले गए। उस निज़ाम को मैंने बड़े करीब से देखा। तो उनका जो सिस्टम है, ये आपने बड़े मेरे गौर से बात सुनी। उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसको सपोर्ट करता है उनका जुडिशल सिस्टम, उसकी बुनियाद एक है, और वो है इखलाकियात, मोरालिटी। जो उनकी जमहूरियत है उसकी बुनियाद रखी हुई है मोरालिटी के ऊपर। वो एक पार्लियामेंट के पास कोई ताकत नहीं होती, कोई फौज नहीं होती, उनके पास इखलाकियात होती है। और जब एक डेमोक्रेसी अपनी इखलाकियात खो बैठती है, तो हमने अपने माजी में देखा कि जैसे फौज टेक ओवर करती थी, एक जमहूरी हुकूमत को हटाती थी, तो लोग मिठाइयाँ बांटते थे, लोग सेलिब्रेट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने अपनी जो इखलाकियात चाहिए जमहूरियत के लिए वो खो बैठते थे, पैसे बनाने शुरू हो जाते थे। सारी हुकूमतें जो पाकिस्तान में गई हैं वो करप्शन पे गई हैं। ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को हटाया गया है, करप्शन के ऊपर नहीं हटाया गया। उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान के जो पिछले 2 साल है हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस,
ये दुनिया हमारी तारीख में बड़े कम इस तरह के 2 साल है। 5.6% पिछले साल और ये जो 2022 के साल पे 6% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी। ये हमारे बड़ी कम दफा हुआ है। हमने किसानों की जो मदद की पिछले 2 साल में, रिकॉर्ड हमारी फसलें हुई हैं, जो 4-5 फसलें जो हमारी मेन, वो रिकॉर्ड हुई हैं। हमारे मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन, यानी जो मुल्क तो चलता है जितना आमदनी हो उसकी, रिकॉर्ड आमदनी हुई, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई। हमारा जो बैरूनी मुल्क से पैसा डॉलर्स आए, पाकिस्तान की तारीख में इतने डॉलर नहीं आए। और उसकी असल वजह हमें जो असल मसला पड़ा हुआ था, जो पिछले लोगों ने डॉलर्स के कर्जे लिए हुए थे, उनके ऊपर सूद देना था बाहर। और वो मुश्किल वक्त हम इस तरह बर्दाश्त कर गए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना पैसा नहीं आया। और हमारी एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हो गई। कभी पाकिस्तान में इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं। असल में हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ा, खुशहाल इसलिए नहीं हुआ और मुल्क हमारे से आगे निकल गए क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दी। तो हमारी हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स पे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। तो हुकूमत जब हटाई गई तो पाकिस्तान तो एक बड़े मुश्किल वक्त से निकल के आगे जा रहा था। जो कोरोना, एक सदी में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है जो कोरोना वायरस का आया सारी दुनिया में, तो पाकिस्तान तो वो मुल्क था जो 190 मुल्कों में गिना जाता है, टॉप 5 मुल्क में जिन्होंने सबसे बेहतर कोरोना वायरस से डील किया। ये हम नहीं कह रहे, एक मिनट, अभी नहीं, हम नहीं ये कह रहे। जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन थी उसने जो इवैल्यूएशन की उसमें उसने पाकिस्तान को टॉप 5 मुल्कों में रखा जिन्होंने अपने लोगों को कोरोना से भी बचाया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर अपने गरीब लोगों को बचाया। और सारे बर्रे सगीर में कोरोना के बाद जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार या एम्प्लॉयमेंट थी वो पाकिस्तान था। तो इस वक्त जाके साजिश के तहत हुकूमत कराई गई और ये पहली दफा है पाकिस्तान की तारीख में कि जब एक हुकूमत को हटाया गया तो बजाय लोगों ने मिठाइयां बांटने के, कभी पाकिस्तान की पब्लिक इस तरह नहीं निकली सड़कों के ऊपर, कभी ऐसे पब्लिक नहीं निकली। और जो साजिश कर रहे थे, जितने खिलाड़ी वो मिलके जो साजिश करके हुकूमत को गिराया, वो खुद दंग रह गए क्योंकि उनको ये बताया गया था कि जनाब यहां तो मिठाइयां बांटी जाएगी। पब्लिक निकली, अवाम सड़कों पे निकली, खुद निकली। तो मैं आपके पास इसलिए आज आया हूं कि देखें, एक हुकूमत के ऊपर साजिश होती है, जो मुरासला, जो साइफर, जो हमारा एम्बेसडर भेजता है वॉशिंगटन से हमें, जिसके अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि वो अमेरिकी डोनाल्ड लू, उनका कोई अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ ऑफिशियल, धमकी देता है कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है कि अगर तुमने इसको हटा दिया नो कॉन्फिडेंस के तहत तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। तो ये मैं आप सबके सामने इसलिए ये कहता हूं कि मैंने तो दुनिया देखी हुई है, मैं जो इंग्लैंड ब्रिटिश सिस्टम सारा देखा हुआ है, मैं तो वहां जानता हूं कि उनकी क्या मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। किसी मुल्क की जुर्रत है कि ऑफिशियल मीटिंग थी, ये अनऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, नोट टेकर से दोनों तरफ मिनट्स थे। जो मुरासला है
वो ऑफिशियल मीटिंग का है। तो जब मैं वो देखता हूं तो आप सोचें कि मैं देख रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव तो मुल्क का मैं हूं, तो ये किसको कह रहा है कि इस इमरान खान को हटा दो? तो बहरहाल मैं और जब वो ये कहता ना कि अगर आप इसको हटा दोगे तो सब माफ कर दिया जाएगा, तो मुझे इमीडिएटली पता चल गया कि वो माफ किसको करेंगे? चेरी ब्लॉसम को। क्योंकि चेरी ब्लॉसम ने तो वही करना है जो हमेशा यहां किया गया है। इस मुल्क में 75 साल की तारीख में 62 साल आधा मिलिट्री डिक्टेटर्स के हाथ में पाकिस्तान चला है और आधा ये दो खानदान के हाथ में। 62 साल, हमारा सिर्फ 3.5 साल थे। तो 3.5 साल में उनको क्या मसला बना? उनको मसला ये बना कि मैंने उनको कहा था कि हम दोस्ती सबसे करेंगे, हम अमन में आपके साथ हमेशा होंगे, लेकिन हम कभी जंग में आपका साथ नहीं देंगे। और वो क्यों? क्योंकि आपको पख्तूनख्वा को सबसे ज्यादा पता है कि जब हमने अमेरिकनों की जंग में शिरकत करके और सबसे ज्यादा जो तबाही हुई वो पख्तूनख्वा और खास तौर पर कबायली इलाके में हुई, आपने सबसे ज्यादा उसका बोझ बर्दाश्त किया। पेशावर के अंदर लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, या एक ही बिजनेस चल रही थी कि लोगों को अगवा करके पैसे बनाना। आपको सबको पता है कि क्या हो रहा था, बॉम्ब धमाके, सुसाइड अटैक्स। तो क्या वजह थी? क्यों हम इसमें शामिल हुए? मैं बार बार ये पूछता रहा कि ये हमारी जंग नहीं थी, 9/11 से हमारा क्या ताल्लुक था? लेकिन धमकी आई, तब भी जनरल मुशर्रफ को धमकी आई वहां से। रिचर्ड आर्मिटेज उनको कहता अंग्रेजी में, वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। हम आपको, अगर आपने हमारा ना मदद की तो हम आपसे ये कर देंगे। और मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जो उस वक्त सरबरा था उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी खड़ा होने की और कह कि मैं क्यों आपकी जंग में शामिल हूं, मेरी तो जिम्मेदारी मेरी कौम है। और यही मुझे जब इन्होंने एक दफा इंटरव्यू में पूछा कि जी आगे अमेरिका को आप बेस देंगे, मैं क्यों बेस दूं उनको? मैं क्यों उनकी जंग में शामिल हूं? मुझे 22 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया है, मेरी जिम्मेदारी मेरी कौम है। 80,000 लोग हम आपकी जंग में मरवा बैठे हैं, हमारा लेना देना नहीं था। आपने शुक्रिया तक नहीं हमारा कहा, बल्कि अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई वो भी हमारे ऊपर डाल दी। तो मैं किसी से, ये याद रखे, मैं सारी दुनिया जानता हूं, मैं कोई किसी से जंग नहीं चाहता, हम किसी से बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं चाहते। और अब आपको पता चलना चाहिए कि गुलामी की आपको कितनी बड़ी कीमत उठानी पड़ी। पहले एक मिनट, अभी नहीं। इंशाअल्लाह। अब मैंने आपने मेरी अब बात सुननी है, मैं अब आपको क्या कहने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे साथ हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमारे साथ ही आजाद हुआ। अब मैं आपको फर्क बताता हूं कि गुलाम फॉरेन पॉलिसी और आजाद फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क होता है। हिंदुस्तान ने कभी किसी की जंग में शिरकत नहीं की, वो भी अमेरिका के साथ दोस्ती है उसकी। अमेरिका ने हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक अलाय बनाया हुआ है, लेकिन वो कभी इजाजत देंगे कि अमेरिका जाके हिंदुस्तान में किसी के ऊपर ड्रोन अटैक करे? 400 ड्रोन अटैक किए उन्होंने। ये दोनों खानदान जब
इक़्तिदार में थे, शरीफ और जरदारी, 400 ड्रोन अटैक किए। यहाँ आप जानते हैं, आपको तो यहाँ पेशावर में लोग, क्योंकि उनके रिश्तेदारी हैं कबायली इलाके में, पूछे उन बेचारों के ऊपर क्या गुजरी। ड्रोन अटैक जब ऊपर से 7000 मील दूर से वो जाके बटन दबाता था, कंप्यूटर गेम खेलता था, यहाँ कोई मरता था, मरते थे लोग, गांव के ऊपर बॉम्ब कर रहे हैं और अभी पता ही भी नहीं है, और यहां से आ जाता था जी इतने मिलिटेंट, फॉरेन मिलिटेंट मर गए। किसी ने कोई तहकीकात ही नहीं की, किसी ने कभी चेक किया। वो जब ड्रोन अटैक, मैंने तो तस्वीरें देखी हुई हैं, गोश्त के टुकड़े दीवारों पे लगे हुए होते थे, पता कैसे चला कौन मरा नीचे। गांव के ऊपर अटैक कर रहे हैं, शादियों पे अटैक कर रहे हैं, जनाजों पे अटैक कर रहे हैं। एक बाजौड़ के मदरसे में अटैक किया, 62 बच्चे मर गए वहां। तो यहां कोई ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, एक मुंह से आवाज नहीं निकली कि ये सारे, और आप वकील हैं, सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी है। ये कोई दुनिया के अंदर कानून इजाजत नहीं देता कि जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए। कोई कौन सा कानून इजाजत देता है कि मैं फैसला करूं कि जी ये दहशतगर्द है और मैं उसे मार दूं। मैंने कई दफा बोला, मैंने कहा मुझे ये बताओ, हमारा सबसे बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया है वो अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा है, अगर हम उसके ऊपर ड्रोन अटैक मार दे तो इजाजत दोगे हमें? और अगर तो आप यही कहेंगे ना कि नहीं जी हमारी अदालत में जाओ और साबित करो वो दहशतगर्द है। तो मैं कहा, वो अंग्रेजी का फ्रेज है कि आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? क्या हम कोई वो हैं जो कि आपसे कम है, या हम कोई आपके गुलाम हैं? हम क्या हैं? मेरी एक सुने जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसके बाद कि मेरी वुकला कम्युनिटी खड़ी हो मेरे साथ, और इसलिए देखिए मेरी बात सुने। अब आपको मैं बताता हूं कि एक तो ये कि अब वो अभी नहीं मैं खत्म कर लूं। देखिए सुने मेरी बात, ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मैं खास आपको पैगाम देने आया हूं, और फिर जो मैं अपना अगला लाया मिला उसकी तैयारी आपको करवाने आया हूं। देखें, एक तो जंग में 80,000 लोग बर्बाद बैठे, कबायली इलाका तबाह हो गया, 100 अरब डॉलर से ऊपर इस कौम के पैसा चला गया, इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, रुपया हमारा आधा हो गया, यानी रुपए जो इसी दौर में हमारी करेंसी आधी हो गई, उसकी कीमत उसका वैल्यू आधा हो गया। किसी ने हमें शुक्रिया नहीं किया, क्योंकि ऊपर गुलाम बैठे हुए थे, वो पहले गिरे हुए थे पैरों में, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं अकेला, आपको याद होगा मैंने धरने दिए, मैंने नेटो का सप्लाई ब्लॉक किया ड्रोन्स के ऊपर, मैंने वजीरिस्तान मार्च की। एक दफा इन दोनों गुलामों से, ये जो पैसे के गुलाम हैं, इन्होंने एक दफा इसके खिलाफ बात नहीं की। इसीलिए इनको फिर से लेके आए हैं, क्योंकि इन्होंने हर बात उनकी माननी है। अब मैं रूस गया, वहां जाके हमने उनसे नेगोशिएट किया कि 30% कम पे वो हमें तेल देने के लिए तैयार थे, और हमने गंदम 30% कम उनसे गंदम लेनी थी, क्योंकि हमें 30 लाख टन गंदम और लेनी है। हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक एलाय है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान जो क्वाड का हिस्सा है, वो सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, और उसने 25 रुपए अपने तेल की कीमत कम कर दिया, पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत कम कर दिया। और हमने 30 रुपए डीजल और फजल की कीमत ऊपर कर दी है। अब खुद सोचे, ये है एक कौम को गुलामी का नुकसान। आप अपनी अवाम के लिए फैसले नहीं करते, आप किसी और को खुश करने के लिए फैसले करते हैं। इसलिए ये बड़ा जरूरी है आपके लिए कि आज आप एक डिफाइनिंग मोमेंट पे बैठे हैं।
साजिश करके वो अपने लोग ऊपर लाके बैठा दिए। अब वो ऊपर आके बैठे हैं, अवाम उनके साथ नहीं है। इलेक्शन करवाते हैं वो डरते हैं, अवाम के अंदर वो जाते हैं तो उनको चोर और गद्दार के नारे लग जाते हैं। मदीना में अगर नारे लगे, हमारा क्या कसूर था? हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हमने तो शब दुआ की हुई थी उस दिन रात को, हमें तो सोशल मीडिया में पता चला कि इनको वहां नारे लग गए हैं। यानी इससे भी ज्यादा अल्लाह की क्या लानत होगी कि आपको मदीना में आपको लोगों ने नारे लगा दिए और एफआईआर मेरे पे, हमारे पे कटवा दी उन्होंने, क्योंकि ये अच्छा सुने आप, देखें सबसे पहले ये जो अगला वक्त है अब आपके लिए समझने वाला है। देखिए जो पाकिस्तान का नारा था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह को खुदा के वास्ते समझें। मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि लोगों को कलमा पढ़ते हैं और फिर जाके कभी पैसे के बुत की पूजा करते हैं, और जो सबसे खौफनाक बुत है वो है ही खौफ का बुत। जब आप डर जाते हैं, जब आप किसी वजह से अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होते, जब आप अपना जी मेरा रिस्क ना चला जाए, ये बहुत बड़ा खौफ है, मेरी नौकरी ना चला जाए, नौकरी ना चला जाए, हम गुलामी करते रहते हैं, हम अपने ज़मीर को मार देते हैं, ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनते कि जी मेरी नौकरी ना चली जाए। फिर मैं जब सियासत में, जब इन चोरों के खिलाफ मैं तो 26 साल से जहाद कर रहा हूँ, तो मुझे कहने जी ये जी बड़े गंदे हैं, आपको नहीं पता, ये किसी के घर चादर ना चार दीवारी ना घरों में, मुझे आम कहते थे कि जी आपकी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने तो बेनज़ीर और उसकी वालदा की बुरी तस्वीरें इन्होंने लाहौर के ऊपर फेंकी हुई हैं, ये तो रुकते किसी चीज़ पर नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं। इनसे ज़्यादा गलीज और घटिया लोग मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं मिला जितने ये ख़ानदान है, ये शरीफ ख़ानदान, ऊपर से लेके नीचे। और इनका ठीक नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया, बिकॉज ये माफिया है, ये या खरीदता है लोगों को और या फिर लोगों को एलिमिनेट करता है, जो माफिया करता है। माफिया के दो तरीके हैं ना, या लोगों को खरीद लेता है या उनको ख़त्म करता है। तो देखें ये है अब असल इस मुल्क के लिए ये जो बुत खड़ा किया है इन्होंने हमारे सामने, अब इसके ये सिर्फ खौफ से अब आपको डराएगा, खौफ से आपको गुलाम बनाएगा। 4000 अंग्रेजों ने सारे बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत की, 4000 अंग्रेज था यहाँ, खौफ की वजह से। उन्होंने जो 1857 के अंदर जब कौम खड़ी हुई आज़ादी के लिए, तो उन्होंने इतना जुल्म किया उनके ऊपर कि उस वक्त वो खौफ की वजह से बैठ गई, बड़ी देर लगी फिर खड़े होने में, तो और 100 साल गुलामी करनी पड़ी। ये भी खौफ का जो हथियार है आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो पीछे शॉट्स हैं लोगों के आप देख रहे हैं, मैंने आपके साथ वकला के साथ मैंने मुशर्रफ के जो वकला तहरीक जो आज़ाद अदलिया की तहरीक थी, उसमें मैंने शिरकत की पूरी, मुझे जेल में भी डाला गया 8 दिन। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि किसी वो करीब भी नहीं आती जो बर्बरियत इन्होंने की है, जो जुल्म इन्होंने किया है। मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में जब वो तहरीक चल रही थी, मैंने नहीं ये देखा, ये जो इन्होंने किया है। और जिस तरह इन्होंने घरों में औरतों से जो इन्होंने किया है, और चलिए आप औरत पुलिस को कहें कि औरतों से और औरतों को हैंडल करें, मर्द पुलिस वालों ने जाके औरतों से जिस तरह किया है वो सारी, अब तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास मटेरियल आता जा रहा है। हमें तो शुरू में खुद नहीं पता था कि कोई भी इतना नीचा गिर सकता है। तो इन्होंने लोगों को मारा, टीयर गैस शेलिंग की, इन्होंने 35,000 टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए। उनमें ऐसे शेल्स थे, और हमारे पास हैं वो शेल, जो कभी भी आप नहीं इस्तेमाल करते अपने शहरियों के ऊपर, वो दहशतगर्दों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। इन्होंने वो शेल इस्तेमाल किए। तो मैं आज महमूद खान ने जो बात की कि बिल्कुल उनको
इनके ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए, केस करना चाहिए। ये एक तो ये राना सनाउल्लाह कातिल, क्योंकि इसने 22 कत्ल किए हुए हैं। दूसरा ये चेरी ब्लॉसम है। और जितना, एक और चीज सुन ले, जितना बुज़दिल आदमी होता है उतना ही जालिम होता है। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, बुज़दिल आदमी होता ही जालिम है। ये शहबाज शरीफ ने 97 और 98 के बीच में कोई रिकॉर्ड लोग मरवाए थे पुलिस मुकाबले में। एक आबिद बॉक्सर था डीएसपी जो भागा हुआ था, उसने पूरी डिटेल्स दी है कि किस तरह ऑर्डर करता था पुलिस मुकाबले में लोगों को मारने का। ये जो ताकतवर देखता है उसके बूट पॉलिश करता है, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर ये कुचल देता है। ये एक बुज़दिल आदमी की निशानी है। और फिर इसका जो बेटा है वो भी एक बिल्कुल इसने हमजा कुकड़ी दुगनी हो गई, मुर्गी की कीमत ही दुगनी हो गई जिस दिन से ये आया, क्योंकि कुकड़ी बिजनेस में। तो देखें हमने अब क्या करना है सबसे पहले। अच्छा, और आखिर में जो मैं उसके बाद लायमल बताता हूं, एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा आप वुकला कम्युनिटी के लिए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जो ताकतवर जब जुर्म करता था, चोरी करता था, उसको पकड़ते नहीं थे और छोटे चोरों को पकड़ लेते थे। उन्होंने फिर कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, यानी कानून के ऊपर कोई नहीं है। अब ये जो आप ज़हन में डाल लें कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है एक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं फिर से कहता हूं, मेरी उम्र इतनी है, मैं सारी दुनिया देखी हुई है। सिर्फ मेरी कंटेंशन ये है कि अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है, एक ही फर्क है, रूल ऑफ लॉ। जो मुल्क अपने ताकतवर मुजरमों को कानून के नीचे ले आता है वो खुशहाल हो जाता है। और जो मेरे नबी ने 1500 साल पहले तकरीबन कहा था कि जो कौम अपने ताकतवर लोगों को कानून के नीचे नहीं ला सकती वो तबाह हो जाती है। एक रिपोर्ट है आप सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मैं वो सेक्रेटरी जनरल से मिला हुआ हूँ यूनाइटेड नेशंस के कई दफ़ा। उसने एक पैनल बनाई और बताया कि ये अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों गरीब मुल्क गरीब होते जाते हैं, अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने 1 साल रिसर्च की और ये ज़रा गौर से सुने उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों से हर साल 1700 अरब रुपया उनकी एलीट, उनके सियासतदान, उनके वजीर आजम, उनके प्रेसिडेंट्स, उनके मिनिस्टर चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके ऑफशोर अकाउंट्स और अमीर मुल्कों में भेजते हैं, लंदन जैसी जगहों में, जिस तरह इन्होंने बड़े बड़े घर लिए हुए हैं अरबों रुपए के। तो ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, ये सारे गरीब मुल्कों का मसला है। वहां जरदारी और नवाज शरीफ खानदान बैठे हुए हैं जो पैसे चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और कानून उनको नहीं पकड़ता। कानून सिर्फ वो जो छोटे चोर भरे हुए जेलों में उनको पकड़ता है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही कह दिया था कि कौम आगे बड़ी तबाही की तरफ जाती है। आज आपके सामने ये जो मिसाल है कि शहबाज शरीफ को और हमजा शरीफ को सजा होने वाली थी FIA के केस में, 24 अरब रुपए की इन्होंने 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे पैसे इकट्ठे किए थे, जिधर मकसूद चपड़ासी के पास सिर्फ 4.25 अरब रुपए थे। 375 करोड़ रुपया एक चपड़ासी के नाम पे आए थे, जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह थी, चोरी का पैसा था। तो जब उसको सजा होने लगी वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो मेरे वकला ये गौर से सुन लें, ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ गरीबों को जेलों में डालना है, गरीब की चोरी कितनी होगी, भैंस चोरी कर ली, मोटरसाइकिल ये कर लिया, वो क्या कितनी चोरी कर लोगे, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जमीन अपने घर के अंदर
अपने बिस्तरे के नीचे दबा देगा। लेकिन ये जो अरबों रुपए की चोरी है सीधे मुल्क से बाहर जाती है, क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं छुपता, डॉलर लेके बाहर भेजते हैं, उसके ऊपर रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, आपकी करेंसी गिरती है, हर चीज महंगी होती है, गुर्बत आ जाती है। इसीलिए सारे मुल्क दुनिया में गरीब हैं, क्योंकि ताकतवर की चोरी वो नहीं रोक सकते। और जो अमीर मुल्क हैं, अब स्विट्जरलैंड में क्या है, मैं बार बार मिसाल स्विट्जरलैंड की क्यों देता हूं, मैं कई दफा गया हूं स्विट्जरलैंड। आप यकीन करें, उनके पास पहाड़ है और उनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूं और मैं सारा अपना ये पख्तूनख्वा के और नॉर्दर्न एरियाज देखे हुए हैं। जो खूबसूरती इस अल्लाह ने इस मुल्क में पहाड़ों की खूबसूरती दी है, मैंने दुनिया में नहीं कहीं देखी। लेकिन 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 स्विट्जरलैंड के अंदर 99.9% रूल ऑफ लॉ है। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, यानी कि कानून की बालादस्ती, वह 99.9% है। और आप मुसलमान मुल्कों का देखें, जो कि हम हैं उस अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिनका हुक्म है रूल ऑफ लॉ कायम करो, मुसलमान मुल्कों का 20% से भी कम है रूल ऑफ। और ये जो करने जा रहे हैं आप, ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, ये रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ेंगी। आप पहले आते साथ ही FIA के वो ऑफिसर्स को रिमूव किया। आज मैं वो प्रोसिक्यूटर, वो एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू आ रहा है उसका, जो जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर था FIA का, उसने कहा मुझे रोका गया। अभी हमारी हुकूमत थी, सोचे हुकूमत मेरी है और प्रोसिक्यूटर को रोका गया शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर। उसने इंटरव्यू दिया। अभी किसने रोका उसे? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये रोक कौन रहा था उसको रोका गया। इनके ऊपर केस नहीं करने दिए, इनको बचाया गया और फिर इनको ऊपर मुसल्लत किया। और उसने ऊपर आके क्या किया, सबसे पहले FIA का सफाया किया। जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको फारिग कर दिया। वो जो डॉक्टर रिजवान है, उसने उसका भी मेंशन किया, उसके ऊपर प्रेशर डाला। दूसरे बेचारा जो इन्वेस्टिगेटर था, मेरे ख्याल में उसका नाम असगर था, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो पहले तो ये समझ जाए कि ये लोग अगर ऊपर बैठ गए तो इस मुल्क की असल तबाही है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। और मैं इसलिए अपने वकला आपको और अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि आपको तारीख माफ नहीं करेगी इस वक्त। आप, क्योंकि आपका काम है रूल ऑफ लॉ, आपने इसको अपहोल्ड करना है। ये मुल्क माफ नहीं करेगा, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने आज स्टैंड ना लिया। और स्टैंड सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बुला लिया इनके केसेस, शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। और अगर हमने ये ना किया तो मेरी एक बड़ी आजी से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फिर पाकिस्तान की जेल खोल दें। वो बेचारे गरीब लोगों का क्या कसूर है, छोटी छोटी चोरियां, उनको बाहर छोड़ दे, बाहर जेल खोल दे पाकिस्तान। अगर इन चोरों को, डाकुओं को नहीं पकड़ना तो वो बेचारे, उनके तो एक घर वाला कमाने वाला, अगर वो चोरी करके भी कमा रहा, वो गया तो पीछे तो रहता कुछ नहीं है, वो रुल जाती है फैमिली। तो ये जो इतने बड़े बड़े मगर बच्चों को अगर आपने नहीं पकड़ना तो खुदा के वास्ते जुल्म ना करें, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपको बताऊं कि मैं अब पहले तो अपने सुप्रीम कोर्ट के पास हमने इंशाल्लाह कल हमारा केस लगेगा वहाँ, और हम इनसे सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। हमारा क्या, हम इस मुल्क में अगर ये डेमोक्रेसी है और अभी आर्टिकल 14-15 कॉन्स्टिट्यूशन के कोड किए गए हैं, राइट टू असेंबली, राइट टू मूवमेंट, और किस बेसिस के ऊपर इन्होंने हमें रोका था
कैसे रोक सकते हैं पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को कैसे रोक सकते हैं? किस कानून के तहत इन्होंने रोका? हाँ, या तो हमारी कोई तारीख हो इंतशार की, हमने तो 126 दिन का धरना दिया, सारी दुनिया के सामने दिया। और मैं उस दिन, जिस दिन हम वहां पहुंचे हैं डी चौक, मैंने उस दिन सिर्फ इसलिए धरना नहीं दिया, रुका नहीं मैं वहां, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने बर्बरियत और जिस तरह की शेलिंग की, जो लोगों को गुस्सा था उस वक्त, मुझे खौफ ये था कि ये अब इंतशार की तरफ जाएगा। इन्होंने वहाँ लड़ाई होनी है, वहाँ खून होना है, लोगों ने मरना है, पुलिस के खिलाफ मज़ीद नफरत बढ़ेगी, पुलिस के खिलाफ और जो इन्होंने पंजाब पुलिस से करवाया उसके खिलाफ नफरत बढ़ेगी, फ़ौज के खिलाफ, क्योंकि रेंजर्स ने भी वहाँ शेलिंग की थी। मैं अपने मुल्क को ये नहीं चाहता था कि तकसीम हो, इंतशार हो, बटे, दुश्मनों का फ़ायदा हो। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि जिधर मैं आज पहुंच गया हूं, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे मुल्क में तबाही मचेगी, इसलिए मैं रुक गया। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं कि हमें रूलिंग दें, आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे, क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को कि आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी होगी, और वो स्ट्रैटेजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी तो हमने तैयारी नहीं की थी। हमें तो सुप्रीम कोर्ट की कोई 12 बजे के ऊपर एक जजमेंट आई कि जी रास्ते खुल गए हैं, छोड़ दो सबको। हम तो इसलिए हम बिल्कुल, यानी नहाते का वर्ड गलत है, यानी हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए, और जो इन्होंने औरतों सबसे किया, इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। लेकिन मैं आज ये खड़ा होकर कह दूं कि ये मेरे लिए जहाद है। मैं किसी सूरत इन चोरों की और इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत इसे कबूल नहीं करूंगा। मैं आखिर में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो पंजाब की हुकूमत में हो रहा है, मैं अपने अदालतों को कहता हूं कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बचाने की कोशिश की जा रही है एक चीफ मिनिस्टर को जो मेजॉरिटी खो बैठा है जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, और इलेक्शन कमीशन को। ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये जो आपने ये हमजा कुकड़ी को बैठाया हुआ है, इसको हटाया जाए, रूलिंग दे, डिस्क्वालीफाई करें, और एक ही तरीका इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।